इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और यहाँ आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि ये आइसोमेरिज्म हर एक क्लास में पढ़ाई होती है, यहाँ चूँकि हम लोग 11th क्लास स्टार्ट किए हैं और इस 12 जो यूनिट है उसमें आइसोमेरिज्म एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। आइसोमेरिज्म को हिंदी में समावयवता कहा जाता है, अर्थात कार्बनिक यौगिक में होता क्या है कि अनेकों प्रकार के कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसी खास तत्व के मिलने से ही होता है, जबकि अकार्बनिक यौगिक में या कार्बनिक रसायन में जो अलग अलग यौगिक बनेगा उसमें लगभग सभी प्रकार के जो ज्ञात तत्व है वो भाग लेता है, जिसके कारण से आइसोमेरिज्म की जो घटना है वो कार्बनिक रसायन में सबसे अधिक देखने को मिलता है और अकार्बनिक रसायन में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये जानना हमें जरूरी हो जाता है, चूँकि कार्बनिक रसायन में जो कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होता है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं वो कुछ निश्चित एलिमेंट के मिलने से बनता है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, अर्थात ये हैलोजन एटम है। इन्हीं एलिमेंट के मिलने से लाखों लाख मिलियनों कंपाउंड का निर्माण होता है और इसके बाद कुछ जो सर्टेन मेटल है वो आ जाता है जिसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम ही आता है और प्रायः ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इन्हीं सर्टेन एलिमेंट के मिलने से उस यौगिक का निर्माण होता है। तो जब इतने ही एलिमेंट अगर इसमें भाग लेता है और कंपाउंड की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है तो वैसी स्थिति सामने आ जाती है कि बहुत सारा जो यौगिक है उसका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन वास्तव में वो यौगिक अलग अलग होता है। इसीलिए कार्बनिक रसायन में प्रायः यौगिकों को उसके संरचना सूत्र के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ, स्ट्रक्चर के साथ लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनमें खास ग्रुप जो मौजूद रहता है उसके आधार पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि किस ग्रुप का ये कंपाउंड है। तो इसी को क्लियर करने के लिए यहाँ आइसोमेरिज्म का पढ़ाई होता है, अर्थात समावयवता की। तो पहले हम यहाँ जानें कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणुसूत्र समान होता है, भौतिक और रासायनिक गुण भी बहुत सी स्थिति में समान होता है, लेकिन उसमें परमाणु या परमाणु के जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है, तो उसे हम समावयवी के नाम से जानते हैं और उस पूरी घटना को हम आइसोमेरिज्म अर्थात समावयवता कहते हैं। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, अनुभाग समान, किंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है वो समावयवी कहलाता है और इस पूरी घटना को हम समावयवता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी केस आता है जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी समान होते हैं, लेकिन उसके परमाणु और परमाणु का समूह का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, स्थानीय व्यवस्था होता है, वो अलग अलग होता है। तो ऐसे यौगिकों को हम समावयवी कहते हैं और इस पूरी घटना को समावयवता अर्थात आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आइसोमेरिज्म का एक सटीक परिभाषा हो जाता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, अनुभाग समान, किंतु परमाणु या परमाणु के समूह का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो भिन्न भिन्न होता है, एक दूसरे के समावयवी कहलाता है और इस पूरी घटना को समावयवता कहते हैं। तो इस प्रकार से आइसोमेरिज्म को हम लिख सकते हैं the organic compounds having same molecular formula
सेम मोलिकुलर वेट The organic compounds having same molecular formula, same molecular weight, but the spatial arrangement of atom or group of atoms are different, are called isomers, and this phenomenon is called isomerism. अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, अणुभार समान, किंतु परमाणु और परमाणुओं के समूह के जो स्थानीय व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होता है, वो समावयवी एक दूसरे कहलाता है, और इस घटना को हम आइसोमेरिज्म अर्थात समावयवता के नाम से जानते हैं। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, अणुभार समान, किंतु परमाणु और परमाणुओं के समूह के जो स्थानीय व्यवस्था है, स्पेशियल अरेंजमेंट है, वो अलग अलग होता है, उसे हम एक दूसरे के समावयवी कहते हैं और इस पूरी घटना को समावयवता के नाम से जानते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म का परिभाषा हुआ। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ दो कंपाउंड लिखा गया है। ये कंपाउंड है आपको इथाइल अल्कोहल, और ये हुआ डाई मिथाइल ईथर। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ अल्कोहल ग्रुप है, तो ये इथाइल है, तो इथाइल अल्कोहल या इसको इथेनॉल कहेंगे यूपीएससी में। ये डाई मिथाइल ईथर है, चूंकि यहाँ ईथर फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो डाई मिथाइल ईथर या इसको मिथॉक्सी मीथेन कहेंगे यूपीएससी नेम में। इसमें टोटल परमाणु को जोड़ते हैं तो यहाँ C2H6O आता है, ये भी C2H6O है। अर्थात दोनों का यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड अलग है। इसका भौतिक गुण भी अलग है, रासायनिक गुण भी अलग है, इस दोनों का अलग अलग है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है और यहाँ मोलिकुलर वेट भी सेम है। जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा तो मोलिकुलर वेट भी उसका सेम होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें ईथर ग्रुप लगा हुआ है। अर्थात ये दोनों ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र समान, अणुभार समान, किंतु भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग है, जिसमें परमाणु और परमाणु के समूह का जो स्पेशियल एलिमेंट है वो अलग अलग है। इसलिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएगा और इस पूरी घटना को आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल ये इथेनॉल है, इसका इस्तेमाल शराब के तौर पर पीने के लिए होता है, लेकिन यहाँ यह ईथर है, इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। इसका भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग है, इसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग है। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम कहलाता है। यहाँ अगर टोटल कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम
जोड़ते हैं, यहाँ C2H6O आता है जो इसको भी दिखाता है, इसको भी दिखाता है, लेकिन इसके गुणों में अंतर है, परमाणु और परमाणु के समूह में भी अंतर है। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र अनुभाग समान किंतु परमाणु और परमाणु के समूह का जो स्पेशल एलिमेंट है वो अलग अलग होता है, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाता है। इस पूरी घटना को हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। कुछ केस में भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होते हैं, इसलिए यहाँ डिफिनीशन में उसको शामिल नहीं किया गया है। नहीं तो इसका डिफिनीशन ऐसे भी दिया जा सकता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, अनुभाग समान, किंतु भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है, एक दूसरे के समावयवी कहलाता है। इस घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन बहुत से केस में ऐसा होता क्या है, कुछ कंपाउंड का भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होता है, फिर भी वो एक दूसरे के समावयवी है, लेकिन उसके परमाणु और परमाणु के समूह का जो स्पेशल एलिमेंट है वो अलग अलग हो जाता है। इसलिए आइसोमेरिज्म का ये फाइनल डिफिनीशन ये हो जाता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, अनुभाग समान, किंतु परमाणु और परमाणु के समूह का जो स्पेशल एलिमेंट है वो अलग अलग होता है, एक दूसरे के समावयवी कहलाता है। और इस पूरी घटना को समावयवता के नाम से हम जानते हैं, आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ आइसोमेरिज्म एक क्लियर हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आइसोमेरिज्म का अध्ययन हम क्यों करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पढ़ाई करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ निश्चित एलिमेंट है जिसके सहयोग से बनता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एटम्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन, और रेयर केस में कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का निर्माण होता है। नहीं तो हम देखते हैं इसमें कुछ जो 8, 10, 12 एलिमेंट है उसी के मिलने से सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ आइसोमेरिज्म की घटना इन यौगिकों में अधिकतर है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि उसका निर्माण लगभग सभी नॉन एलिमेंट के सारे होता है, जिस कारण से आइसोमेरिज्म की घटना वहाँ बहुत ही कम होता है, विशेष करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, जिसको हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों में आइसोमेरिज्म की घटना पाई जाती है, इसलिए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। और इसके टाइप के बारे में हम जानेंगे कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म अर्थात आइसोमेरिज्म के प्रकार, जिसको हम इस प्रकार से फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं। पहले ये आइसोमेरिज्म दो भाग में बढ़ जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बढ़ जाता है चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और ये हो जाता है मेटामेरिज्म। तो इस प्रकार से आइसोमेरिज्म तो पहले दो भाग में बढ़ गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 भाग में बढ़ जाता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। इस प्रकार से यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 भाग में बढ़ता है, अर्थात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन बहुत जगह तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को सीधे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो लिख देता है, लेकिन ये पहले 2 भाग में बढ़ता है, एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और जो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो 2 भाग में बढ़ता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार से यहाँ हम लिख सकते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म 2 भाग में बढ़ जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार से ये फ्लो चार्ट में जितने प्रकार के आइसोमेरिज्म होता है वो लिखा गया है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है। क्योंकि आइसोमेरिज्म के बारे में सही ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको अलग अलग भागों में हमको वर्गीकरण करना होता है। ऐसा कुछ भी चीज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इतना अधिक है कि जब तक उसको अलग अलग भाग में बांटेंगे नहीं, उसके बारे में हम सही ढंग से अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए आइसोमेरिज्म भी अलग अलग तरह का होता है। आइसोमेरिज्म के बारे में सही ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसीलिए हम लोगों को क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आइसोमेरिज्म पहले 2 भागों में बंट जाता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको रचना संयोजकता कहते हैं। और फिर यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये 5 भागों में बंट जाता है, जिसको हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ये दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है और ये मेटामेरिज्म है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहले 2 भाग में बढ़ता है, एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और फिर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म 2 भाग में बढ़ता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कहीं कहीं ये भी लिखता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म सीधे 2 भाग में बढ़ जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को यहाँ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और दूसरे को यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। हालांकि ये दोनों ही मुख्य रूप से होता है, इसी का ये अलग अलग केस होता है, इसलिए इसको सिर्फ ये और ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आइसोमेरिज्म का अलग अलग टाइप होता है। अब हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या होता है। किसी भी आइसोमेरिज्म का नाम इस आधार पर दिया जाता है जो गुण उसमें शामिल हो, कि उसे अधिक समय तक याद रखा जा सके, आसानी से उसको समझा जा सके और हमें रखने की आवश्यकता नहीं पड़े। यहाँ भी वही चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अर्थात रचना स्वायत्तता, इस केस में होता क्या है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, अनुभार समान, किंतु परमाणु या परमाणु के जो समूह है उसका रचना यानी कि स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसे हम
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे और इस पूरी घटना को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रचना समायोक्ता में कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान, अनुभार समान, किंतु रचना अलग अलग होता है एटम के, उसे हम रचना समावयवी कहते हैं और इस पूरी घटना को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ ये रचना, ये सब रचने के आधार पर है। तो यहाँ चेन आइसोमरिज्म है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान, अनुभार समान, किंतु कार्बन परमाणु का चेन अलग अलग होता है, उसे हम चेन आइसोमर्स कहते हैं और इस पूरी घटना को चेन आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब हुआ स्थिति समायोक्ता। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है पोजीशन आइसोमरिज्म। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान, अनुभार समान, किंतु फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होता है, उसे हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे और इस पूरी घटना को पोजीशन आइसोमरिज्म कहा जाता है। फिर इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में जैसा कि नाम से क्लियर है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें अनुसूत्र समान, अनुभार समान, किंतु फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। जैसा कि आइसोमरिज्म के पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि इथाइल अल्कोहल था एक और एक डाइमिथाइल ईथर था। तो एक में अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, तो एक में ईथर है, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान, अनुभार समान, किंतु फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, क्रियात्मक समूह अलग अलग होता है, वे फंक्शनल ग्रुप समावयवी कहलाएंगे और इस पूरी घटना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसका नाम दिया गया है रिंग चेन आइसोमरिज्म, अर्थात इसमें कार्बन परमाणु का रिंग चेन अलग अलग होता है। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान, किंतु कार्बन परमाणु का रिंग चेन अलग अलग होता है, उसे हम रिंग चेन आइसोमर्स कहेंगे और इस पूरी घटना को रिंग चेन आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाएगा। ये मेटामरिज्म है, अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान, अनुभार समान, किंतु एल्काइल ग्रुप अलग अलग होता है, उसे हम मेटामर्स कहते हैं और इस पूरी घटना को मेटामरिज्म के नाम से जाना जाता है। इसे हम पुनः समझ ले कि नाम के आधार पर ही उसके प्रॉपर्टी को समझा गया है। इस आधार पर इसको नाम दिया गया है चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म। इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु का चेन अलग अलग होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा, इसलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म नाम दिया गया है। इसमें कार्बन परमाणु का रिंग चेन अलग अलग होगा, अर्थात एक ओपन चेन होगा तो एक क्लोज चेन होगा। ये एक जैसा लग तो रहा है लेकिन बिल्कुल अलग अलग है। ये कार्बन का सीधी श्रृंखला और शाखी श्रृंखला होगा और ये कार्बन के सीधी श्रृंखला और क्लोज श्रृंखला होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा। तो इस प्रकार से नाम उसका दिया गया है। मेटामरिज्म में एल्काइल ग्रुप अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का जितने भी पार्ट है उसका नामकरण किस आधार पर किया गया है और उसी के आधार पर उसको दिया गया है। अब हम लोग यहाँ एक एक करके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और फिर उसके टाइप के बारे में जानेंगे।